हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 11 चैप्टर, जिसका कि नाम क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और जिसके भी हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था बाजार का अर्थ और वर्गीकरण। हमने बात की थी कि बाजार किसे कहते हैं, जहां पर क्रेता और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं। फिर हमने बाजार के वर्गीकरण की चर्चा की थी कि बाजार को 5 भागों में बांटा जाता है, और वो भी किस किस आधार पर। एक तो हमने बात की थी क्षेत्र के आधार पर, एक बात की थी हमने वस्तुओं के आधार पर, एक बात की थी हमने बिक्री के आधार पर, और फिर हमने बताया था समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। आपने सारा वर्गीकरण पढ़ लिया, आपने उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अब हमको इन वर्गीकरण का डिटेल पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वस्तुओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और बिक्री के आधार पर बाजार कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्र के आधार पर जो बाजार है उसका वर्गीकरण। तो आपके सामने ये वर्गीकरण है, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्थानीय बाजार, एक होता है प्रादेशिक बाजार, एक होता है राष्ट्रीय बाजार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो क्षेत्र के आधार पर 4 देख पा रहे हैं, स्थानीय, और इसके बाद है प्रादेशिक, फिर है राष्ट्रीय, और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय बाजार के बारे में, लोकल मार्केट के बारे में। तो लोकल मार्केट के बारे में आप जानते हो कि जिसका विस्तार केवल स्थानीय क्षेत्र अर्थात किसी गांव, किसी उपनगर या कस्बे तक ही सीमित होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। जैसे आप देश के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, तो आपको पता है कि आप अपनी ज़रूरत का सामान कहाँ से ले पाएंगे। जो रोज़मर्रा की वस्तुएं जो आप काम में लेते हैं, वो आपको अपने स्थानीय मार्केट में ही मिल पाएंगे। और अधिकतर इसमें शीघ्रनाशी वस्तुएं मिलती हैं। शीघ्रनाशी वस्तुएं जैसे कि मछली, अंडा, दूध, फल, सब्जी, ये वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, ख़राब हो जाती हैं। तो इसे हम किसी इंटरनेशनल मार्केट से तो नहीं मंगा सकते, हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, हमारे जो पास लोकल मार्केट है वहाँ से ही इसको खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए स्थानीय बाज़ार से ये सारी चीज़ें हमें मंगानी होती है। तो समझ में आ गया, स्थानीय बाज़ार जैसे जो कि एक स्थान अर्थात गाँव, उपनगर या कस्बे तक ही सीमित होता है, उसे हम स्थानीय बाज़ार कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है बच्चों, कि वस्तुओं के क्रेता और विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव, शहर, उपनगर और बस्ती तक ही सीमित होता है। और शीघ्रनाशी वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार इस श्रेणी में आता है। समझ में आ गया आपको बच्चों स्थानीय बाजार। अब आगे देखते हैं हम प्रादेशिक बाजार किसे कहते हैं। तो प्रादेशिक, आपको जैसे समझ में आ रहा है कि प्रादेशिक बाजार कौन सा होता है, जो कि क्षेत्र या अंचल विशेषता की सीमित रहता है। जैसे आपने सुना होगा मेवाड़, मारवाड़, मत्स्य क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, सुना ही नहीं सुना, तो वहाँ तक ही वो बाजार सीमित होता है। वहाँ की चीज़ें क्या हो जाती हैं, फेमस हो जाती हैं। जैसे आपने सुना हो मारवाड़ की तो पगड़ी बहुत फेमस है। यदि हम क्षेत्र विशेष में राजस्थान को लिया है, तो राजस्थान की तो चुनरी फेमस है, आगरा के पेठे बड़े फेमस है, बरेली की बर्फी फेमस है। आपने सुना ही नहीं सुना, तो वो क्या है, क्षेत्र विशेष तक रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रादेशिक बाजार। और इसका दूसरा नाम है क्षेत्रीय बाजार। ठीक है, किसी क्षेत्र या अंचल विशेष तक सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की चुनरी और लहंगा आदि। ठीक है, अब तीसरा बाजार राष्ट्रीय बाजार। जैसे कि हम हमारे देश की बात करें, तो भारत देश में जो संपूर्ण में फैला हुआ है, वहाँ का क्या क्या चीज़ें फेमस होती है, विभिन्न राज्यों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमारे इंटरनेशनल लेवल तक भी फेमस हो जाती हैं। होती है नहीं होती, जैसा केरल में बहुत मसाले बहुत फेमस हैं, असम की चाय बहुत फेमस है, सुना ही नहीं सुना। तो ये जो स्थानीय, जो पूरे राष्ट्रीय लेवल तक जो चलता है, वो बाजार होता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार कौन सा होता है, जो वस्तु और विशेष के क्रेता और विक्रेताओं का फैलाव कहाँ होता है, पूरे देश में होता है। ठीक है, अभी तक हम किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे थे, किसी राज्य विशेष की। अब क्या होता है, पूरे क्षेत्र, पूरे जो राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में फैले होते हैं क्रेता विक्रेता। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी क्या करते हैं, वो खरीदारी करते हैं। ठीक है, आपस में उन लोगों की क्या चलती रहती है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन चलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार। और जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है, ज्वेलरी हैं, आभूषण है, इनका बाजार राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में आता है। खाद्य पदार्थ जैसे हमने बताया था ना अभी आपको, उसी तरीके से। ठीक है, कपड़े का बाजार है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, जो विभिन्न
देशों में क्रेता और विक्रेताओं का फैलाव होता है। समझ में आया? एक देश दूसरे देश से भी क्या करता है, सामान मंगाता है और बेचता है, आयात और निर्यात किया जाता है। सुना है ना आपने? तो इसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो इसमें क्या होता है, जो क्रेता और विक्रेताओं का फैलाव विभिन्न देशों में होता है। जैसे कि आपने कच्चे तेल का नाम सुना होगा। कच्चा तेल जो है वो अधिकतर कहाँ मिलता है, आपने सुना होगा ना, वो कंट्रीज़ है ईरान, इराक वगैरह, तो वहाँ पर मिलता है। और इसके बाद यदि हम बात करें इंजीनियरिंग पदार्थ, तो उसके लिए भी यूएसए वगैरह काफ़ी फेमस है। चाइना की बात करें तो वहाँ पर खिलौने वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। सुना ही नहीं आपने? तो इस प्रकार से, और भारत है वो मसालों के लिए, ज्वेलरी के लिए फेमस है। तो जो इस प्रकार से अलग अलग देश अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, तो इसके लिए इसके द्वारा वो आपस में आयात निर्यात करते हैं। क्रेता और विक्रेता विभिन्न देशों में फैले होते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो यहाँ पर यही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्रेताओं और विक्रेताओं का फैलाव विभिन्न देशों में है। उदाहरण जेम्स और ज्वेलरी, कच्चा तेल और इंजीनियरिंग मशीनें। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अभी हमने देखा क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा है। स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, या इसको हम क्षेत्रीय बाजार भी कह सकते हैं, और इसके बाद राष्ट्रीय, और फिर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब जो दूसरा वर्गीकरण था, आपको याद है किसके आधार पर था? वस्तुओं के आधार पर। किसके आधार पर था? वस्तुओं के आधार पर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि शॉपिंग मॉल क्या होता है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें विभिन्न बाजार जो वर्गीकृत किए गए हैं, उसके नीचे नीचे एक छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन बाजार किसे कहते हैं, शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। तो शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं? आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े शहर में, जो बच्चे शहरों में रहते हैं बड़े, वहाँ पर बहुत सारे मॉल्स मिलेंगे। तो क्या होता है कि एक ही छत के नीचे बहुत सभी तरह का सामान मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल। कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो हमारे देश में या विभिन्न देशों में जाती हैं और एक ही छत के नीचे क्या करती है? विभिन्न प्रकार के सामान बेचती हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? क्रेताओं को तो ये फ़ायदा होता है कि उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही छत के नीचे जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले आते हैं। और विक्रेताओं को भी इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो शॉपिंग मॉल का अर्थ समझ में आ गया? आपने देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो शॉपिंग मॉल क्या होता है? एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसे ही हम शॉपिंग मॉल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण भी दे रखा है, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, पतंजलि स्टोर। आपने देखा होगा ना, रिलायंस का फ्रेश की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सब्जी भी वहाँ मिल जाती है, दूध भी वहाँ मिल जाते हैं, फल भी वहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा जो डेली रूटीन में आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं वो भी वहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसे ही हम कहते हैं शॉपिंग मॉल। तो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे थे? वस्तुओं के आधार पर। तो वस्तुओं के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होता है सामान्य बाजार, एक होता है विशिष्ट बाजार, एक होता है नमूने द्वारा बिक्री, और एक होता है श्रेणी द्वारा बिक्री। हमने 4 की चर्चा की थी, वही 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। वस्तुओं के आधार पर सामान्य, विशिष्ट, नमूने द्वारा बिक्री और श्रेणी द्वारा बिक्री। तो हम अब इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य बाजार। सामान्य मतलब जनरल जो चीज़ें मिलती हैं। जनरल मतलब वहाँ पर आप पुस्तकें भी ले लो, वहाँ पर मतलब उसी बाज़ार में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े भी मिल जाती हैं, पुस्तकें भी मिल जाती हैं, खाने पीने के सामान भी मिल जाते हैं। तो ऐसे बाज़ारों को हम कहते हैं सामान्य बाज़ार। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, लोकल मार्केट जो होती हैं उनमें यही होता है कि आप यदि निकलेंगे तो आपको सब तरह का सामान वहाँ पर मिल जाएगा। तो सामान्य बाजार क्या होता है? एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जैसे खाद्यान्न, आभूषण, कपड़ा, पुस्तकें, सब्जियां आदि। ठीक है, एक ही बाजार में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो दूसरा बाजार है वो है विशिष्ट बाजार। तो विशिष्ट बाजार में क्या होता है? जैसा कि आपको नाम में से ही समझ में होता है, स्पेशल। यहाँ एक स्पेशल चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपने जयपुर में अब जानते ही हैं, यहाँ पर क्या है? जौहरी बाजार। तो वहाँ पर अधिकतर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर जौहरी का नाम ज्वेलरीज मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिकतर क्या होती हैं, यदि हम अनाज मंडी में चल जाएंगे तो आपको अनाज ही अनाज मिलेगा, है ना? आ रहा है बच्चों समझ में? यदि आप सब्जी मंडी में चल जाओगे तो आपको सब्जियां मिलेंगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया भी, जौहरी बाजार, यदि आप इस तरह की जगह जाओगे तो आपको ज्वेलरी मिलेंगी। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाता है विशिष्ट के आधार पर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विशिष्ट बाजार का अर्थ है जहाँ पर विशिष्ट वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। समझ में आ गया? तो यही होता है विशिष्ट बाजार। जब किसी बाजार में विशिष्ट वस्तु का क्रय विक्रय, जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, आभूषण बाजार, कपड़ा बाजार, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया विशिष्ट बाजार।
ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा था हमारा नमूने द्वारा बिक्री, सैम्पलिंग। आपने कभी देखा होगा किसी शॉप पे गए होंगे तो आपको क्या एक सैंपल दिखा दिया जाता है कि देखो ये सैंपल है, आप बोलते हैं हाँ चीज़ ओके है, तो वो आपको सारा सामान उसके आधार पर दे देता है। मतलब शॉप पे आप कहेंगे शॉप में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल खाली खाली दुकान है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सैंपल के द्वारा चीज़ें बेचते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स में उनके सैंपल होते हैं। जैसे कि आपने कभी अनाज खरीदा हो तो अनाज में भी ये होता है कि आपके घर पर सैंपल भिजवा दिए जाते हैं। साबुन है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, उनके सैम्पलिंग के द्वारा। पुस्तकें होती है, पुस्तक एक दिखा दी जाती है कि देखो ये वाली पुस्तक है, उसके आधार पर बल्क में पुस्तकें मिल जाती हैं। तो जहाँ सैंपल नमूने के द्वारा क्या किया जाता है, सामान का क्रय विक्रय किया जाता है, वो नमूने वाले बाजार होते हैं। ठीक है, नमूने द्वारा बिक्री उनको कहते हैं कि जब वस्तु का क्रय विक्रय नमूने अथवा सैंपल के माध्यम से किया जाता है। जैसे पुस्तक बाजार, साबुन एवं वॉशिंग पाउडर के सैंपल ग्राहकों के लिए कैसे होते हैं, निःशुल्क। ये निःशुल्क देते हैं कि आप यूज़ करके देखिए, यदि आपको पसंद है तो आपको ऑर्डर पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या था, नमूने द्वारा। अब है श्रेणी द्वारा बिक्री। भारत में या फिर हम विदेशों की भी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वस्तु को क्वालिटी के आधार पर श्रेणी दे दी जाती है, और वो श्रेणी भी अलग अलग होती है। जैसे कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे हॉलमार्क लगा दिया जाता है, इसका मतलब वो क्वालिटी वाली चीज़ है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ की बात करें तो उसमें क्या लगा दिया जाता है, ISI का मार्क्स लगा दिया जाता है। यदि हम एग्रीकल्चर कृषि पदार्थों की बात की जाए तो उसमें एग मार्क लगा देते हैं। अरे बच्चों, तो वो उसकी क्वालिटी का निर्धारण होता है, तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी द्वारा बिक्री। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रेणी द्वारा बिक्री की वस्तुओं के वर्गीकरण व प्रमाणीकरण, क्वालिटी निर्धारण होने से उसके आधार पर क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। उसकी क्वालिटी के आधार पर ये सारी चीज़ें निर्णय लिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में ISI का मार्क लगाया जाता है, खाद्य पदार्थ में FSSAI का, और कीमती धातुओं पर हॉलमार्क। खाद्य पदार्थ में FSSAI का, ठीक है, और कीमती जो पदार्थ है मैंने बताया ना गोल्ड, उस पर हॉलमार्क लगाया जाता है। आगे बच्चों समझ में, तो ये था आपका श्रेणी द्वारा बिक्री। तो आपको चारों समझ में आ गया कि चार आधार पर बांटे गए हैं हमारे वस्तुओं के आधार पर बाजार। एक तो है सामान्य बाजार, एक है विशिष्ट बाजार, एक है नमूने द्वारा बिक्री, और एक है श्रेणी द्वारा बिक्री। ठीक है बच्चों, अब आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऑनलाइन मार्केट किसे कहते हैं। हमने अभी फर्स्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें भी चर्चा की थी कि मार्केट जो है, बाजार है, उसका क्षेत्र अब क्या हो गया है, विस्तृत हो गया है। अब कोई क्षेत्र विशेष से नहीं लिया जाता है जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, बल्कि कोई भी क्षेत्र होता है जहाँ पर कि क्रेता उपस्थित हो और विक्रेता उपस्थित हो। ऐसा भी होता है कि विक्रेता ने क्रेता का क्या हुआ, कोई संपर्क ही नहीं है, आपस में प्रत्यक्ष एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, सामान का लेन देन करते हैं। तो जैसे ऑनलाइन मार्केट में होता है, यहाँ पर क्या होता है, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना सामान मंगा सकते हैं, उसे पे कर सकते हैं जो भी हमें भुगतान करना हो, और वो अपना सामान हमारे घर पर भेज सकता है। कौन, विक्रेता। जैसे कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि अमेज़न है, सुना है नहीं सुना है नाम, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, तो इन सब से क्या होती है, बहुत सारी वस्तुओं को हम मंगा सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन बाज़ार, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बाज़ार क्या होता है, घर बैठे इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। जैसे भारत में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, होम शो मेटीन है आदि द्वारा वस्तुओं का क्रय किया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ऑनलाइन बाज़ार किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके से पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ऑनलाइन बाज़ार किसे कहते हैं। इससे पहले था शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने पढ़ा कि क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, और उसके बाद हमने पढ़ा वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण। अब आगे के लिए हम क्या देखेंगे कि बिक्री के आधार पर बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बिक्री के आधार पर बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, बिक्री के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, खुदरा बाज़ार और थोक बाज़ार। ठीक है, आपको नाम से ही पता होगा, नहीं पता तो आपने कभी नाम भी सुना होगा कि खुदरा क्या होती है और थोक क्या होती है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी बहुत काम में आते हैं कि खुदरा बाज़ार क्या होता है। खुदरा बाज़ार का मतलब जहाँ जो वस्तुएं हैं वो हमें सीमित मात्रा में मिलती हैं, उनकी रेट्स भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि वस्तुएं कम मात्रा में मिलेंगी तो रेट कैसी होगी, ज़्यादा ही होगी, और वो हमें क्या मिलती है, वहीं आसपास के शॉप से मिल जाती हैं। समझ में आ रहा है कि खुदरा का मतलब क्या होता है, जो रिटेल की शॉप होती हैं, आपने सुना होगा, जहाँ पर हम छोटा मोटा जो सामान है, रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, वो जाके क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो वो कौन से बाजार होता है, खुदरा बाजार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है, खुदरा बाजार रोजमर्रा की वस्तुओं का सीमित अथवा छोटी मात्रा में
कम मात्रा में, छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। बाजार भाव कैसा होता है? थोक बाजार की कीमतों से कैसा होता है? अधिक होता है। जैसे हमारे आसपास मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं किराने की, ये सब किस में आती हैं? खुदरा बाजार में। जैसे मोहल्ले में स्थित किराने की दुकानें, ठीक है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि यहाँ पर जो सामान है वो सीमित मात्रा में मिलता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इसमें कीमतें थोक बाजार की तुलना में अधिक होती है। अब हम बात करें थोक बाजार की। किसकी? थोक बाजार की। तो थोक बाजार में क्या होता है? जो खुदरा बाजार के विपरीत जो वस्तुएं हैं वो हमें सीमित मात्रा में ना मिलके थोक मात्रा में मिलती है, मतलब काफ़ी मात्रा में हम वहाँ से खरीद सकते हैं। अब वस्तुएं काफ़ी मात्रा में खरीद सकते हैं तो इनकी कीमतें भी क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें होलसेल में बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है खुदरा बाजार के विपरीत। वस्तुएं थोक बाजार में खरीदी व बेची जाती हैं। बाजार की कीमतें कैसे होती हैं? कम होती हैं। क्या होती हैं? कम होती हैं। प्रत्येक थोक बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद का क्रय विक्रय होता है। थोक बाजार में ये भी विशेषता होती है कि एक विशिष्ट उत्पाद का क्रय विक्रय होता है। जैसे सब्जी मंडी में आप सब्जी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जबकि हम यदि खुदरा बाजार में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सब्जी मंडी में सब्जी ले लो, यदि फल मंडी गए तो फल ले लो, अनाज मंडी गए तो अनाज ले लो। तो यहाँ पर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर थोक में सामान मिलता है। समझ में आ गया? तो ये इसके उदाहरण हो गए, सब्जी मंडी, फल मंडी और अनाज मंडी। आ गया बच्चों समझ में? तो ये अभी आपने क्या जाना? वस्तुओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, जिसमें हमने क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के बाजार पढ़े: स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। उसके बाद हमने वस्तुओं के आधार पर पढ़े सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, और उसके बाद में जाना नमूने द्वारा बिक्री और श्रेणी द्वारा बिक्री, और फिर हमने पढ़ा बिक्री के आधार पर बाजार, खुदरा बाजार और थोक बाजार। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ये सारे क्लासिफिकेशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि खुदरा बाजार के उदाहरण दीजिए या फिर सामान्य बाजार के उदाहरण दीजिए। आगे बच्चों समझ में, जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन भी आराम से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने। अब आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे ये तो सुन लीजिए। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने समय के आधार पर बाजार पढ़े थे, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति अल्पकालीन और अति दीर्घकालीन, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।